हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी कि अगर एक ऐसा वर्क डन हो रहा है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है तो उस दौरान ऐसे वर्क डन के अंदर ऐसे वर्क डन के लास्ट में उस बॉडी यानी जिस बॉडी के ऊपर वर्क डन किया गया उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आता है और वर्क डन कराता है तो बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होती है, वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर ली थी। लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा था और वहीं पे मेरा थोड़ा सा कट गया था। कटने का पोर्शन क्या था कि मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि जैसे एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, यानी सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर इसके पोजीशन में जब मैं चेंज ला रहा हूँ, जैसे मार्कर मैंने एग्जांपल में लिया था, तो मैं अगर ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ तो इसके पोजीशन में मैं चेंज ला रहा हूँ और पोजीशन में चेंज लाने का मतलब इस पर एक फोर्स वर्क कर रही है और ये फोर्स ये है। ये फोर्स को जब मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूँ तो इस फोर्स के कारण इसके पास क्या आ जा रही है, जब यहाँ पे रखूँगा तो क्या आ जाएगी, एक एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर नॉट स्टोर, स्टोर हो जाएगी और वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था, क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण अगर उसके अंदर एनर्जी आती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। बाकी उसका कारण क्या होता है आने का, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोगों को बस दिखाई देता है, ये चीज़ हमको नज़र आती है। जबकि इंटरनल बात क्या है उसकी, इंटरनल मतलब जो बात आप करोगे वो ये है कि इसका कारण है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स की भी बात कर लें तो कंजर्वेटिव फोर्स किनको कहते हैं ये सब लोगों ने समझ लिया। जितने भी कांस्टेंट फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, सेंट्रल फोर्सेस हो गए, ये सब के सब क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स हो गई, ये भी क्या है, हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हाँ, ये शायद मैंने नहीं बताया हो तो इसको आप याद रखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल को। ठीक है ना, बताया था या नहीं बताया था, लेकिन आप याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, जितनी भी कांस्टेंट फोर्स है, कोई भी फोर्स हो लेकिन अगर वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ऑल कांस्टेंट फोर्स। फिर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आप देखोगे सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जो सेंटर की ओर काम करने वाली फोर्सेस होती है। ठीक है ना, या सेंट्रल फोर्स का मतलब ये भी होता है कि एक फिक्स पॉइंट के डायरेक्शन में, यानी एक फिक्स पॉइंट पे लग रही होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, वो एक फिक्स डायरेक्शन से, सॉरी, फिक्स पॉइंट से लग रही होती है। तो फिक्स पॉइंट से लग रही है तो उसको सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है ना, तो सेंट्रल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ऑल कांस्टेंट फोर्स। कोई भी फोर्स है अगर वो कॉन्स्टेंटली लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कांस्टेंट फोर्स होगी और वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होगी, यानी उसके द्वारा जब काम कराया जाएगा तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पांचों के पांचों आप याद रखिए कि ये पांच के पांच क्या होते हैं, हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसके अलावा सब के सब फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जैसे फ्रिक्शन क्या हो गया मेरा, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। नॉर्मल क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी और कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से बात कर ली थी। तो आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। और ये टॉपिक कल ही से चल रहा है, यानी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत इसको है नहीं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए अप्लीकेबल है, किस टाइप, कब ये अप्लीकेबल होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ potential energy is applicable for कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात तो ये है, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, यानी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा और क्या करा रहा है, वर्क डन। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन कराया जा रहा है तभी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वर्क डन के बराबर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं अगर करूं तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म।
relative term. So we cannot find its absolute value. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, तो हम कभी भी इसका क्या नहीं फाइंड कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू। हम लोग हमेशा जो निकालेंगे यानी रिलेटिव टर्म जो होगा, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, चेंज फाइंड कर रहे होंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, चेंज। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, या तो हम पी ई से रिप्रेजेंट करें या तो इसको यू से रिप्रेजेंट करें। तो या तो मैं हमेशा जब भी निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये निकालूंगा या डेल्टा यू निकालूंगा। डेल्टा यू मतलब चेंज, मतलब क्या है कि हमें इनिशियल लेना पड़ेगा एंड फाइनल पॉइंट लेना पड़ेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक पोजीशन पे, जैसे मैंने बताया अभी कि मान लीजिए मार्कर यहाँ पे है तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये मार्कर यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। आपको हमेशा एक रिलेटिव टर्म लेना पड़ेगा। रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, यानी किसी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। और रिस्पेक्ट क्या होता है, ऑलवेज ग्राउंड लेवल होता है। इस बात को आप याद रखिए, ग्राउंड लेवल इज द, मैंने बताया कल भी बताया था कि हम हमेशा ग्राउंड लेवल पे देखेंगे। ग्राउंड लेवल पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। अब हम चेक करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे जीरो थी, तब यहाँ पे आ गई, तो ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में इसके पास कितना है। ठीक है, तुम ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हो कि कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तुम ग्राउंड लेवल चेंज करोगे इसके पास, इसके अंदर इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे यहाँ पे हमको कितना लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी सपोज कर रहा हूँ 100 है, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे हाथ के ग्राउंड लेवल के अनुसार। मैं इसको हटा दूँ, जमीन का ग्राउंड लेवल ले लूँ, तब बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब कहने का अर्थ है यह है, मैं हमेशा इसी पॉइंट पे ये पूछूं कि ये इसके पास बता दो कितना है पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे कभी नहीं बता सकते हम। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जहाँ पे है उसी पोजीशन पे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव टर्म है ये, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में जाएगा। मोशन रिलेटिव होता है, आपको पता है, तो मोशन जब रिलेटिव है तो हर चीज उससे जुड़ी हुई क्या होगी, रिलेटिव ही होगी। ठीक है, ये बात। तीसरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टू पाथ, यानी इसको पाथ से लेना देना नहीं है, किस रास्ते पे चल रहे हैं हमको उससे लेना देना नहीं है। और यही तो कहानी बनी थी। इसका कारण क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन भी ऐसे ही किया था, एक ऐसा वर्क डन हो रहा है कि जिसमें जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी पाथ कुछ भी ले लो, वर्क डन ऑलवेज इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि उस दौरान यानी उस वर्क डन को कराने वाला जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स को ही हम लोग एक कंजर्वेटिव फोर्स का एक डेफिनेशन ही हम लोग यही देते हैं। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी चीज को ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट टू पाथ। ठीक है ना, मतलब क्या है इसको समझो। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को मान लो, सपोज कर लो कि मैं ऐसे, मतलब यहाँ से इस, यहाँ पे था, इस पोजीशन पे लेके गया, यहाँ पे लेके आया, फिर इस पोजीशन से मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है ना, इसको हटाओ, पहले ये ए पे था, मैं बी पे लाया, बी से फिर मैं कहाँ पे लेके आ गया, सी पे। तो अब मैं चेक करूंगा कि इसके पास कितना होगा, या यहाँ पे चलो छोड़ो, यहाँ पे ला दिया सी, थोड़ा सा इजी लगेगा, सी पे ला दिया। पहले ए से बी पे लाया, बी से अब कहाँ पे लेके गया, सी पे। मैं इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिस्टोर हुई। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगा एक रिस्पेक्ट में, है ना। फिर मैं यहाँ से क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं सी पे देखना चाह रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट ए को ही मैं यहाँ पे बुला लूंगा, फिर यहाँ पे देखूंगा तो उतना ही होगा जितना बी में होगा, अभी भी उतना ही होगा। यानी आपको लग रहा है कि मैंने रास्ता बदल के, यानी यहाँ पे था पहले, अब मैंने इधर कर दिया, यानी पाथ को चेंज कर दिया। पहले ऊपर जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, पाथ चेंज कर दिया। तो हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि पाथ चेंज कर दिया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होगी। देखिए ये ए पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे इतना हाइट तक, एच हाइट तक ले गया था, और फिर अभी भी देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल, यानी मेरा ग्राउंड लेवल ये हो गया, ये ग्राउंड लेवल से अभी भी किस हाइट पे है, एच हाइट पे। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ये। ठीक है ना, रिलेटिव टर्म में ये समझ में आ गया, और इंडिपेंडेंट है पाथ से, ये भी समझ में आ ही गया होगा, है ना।
इसको क्या करिए आप नोट करिए फटाक से। चलिए हो गया होगा, आगे देखिएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे हमारे पास चौथा पॉइंट आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड as a negative of work done, and also we find change in always change in potential energy। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, मैंने एक में समझ किया। पहली बात तो ये है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑलवेज जो होती है वर्क डन के नेगेटिव होती है। वर्क डन के नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज इंटरनल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के निगेटिव होगी, ठीक है ना। वो इंटरनल फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल बात तो ये है, ठीक। पांचवी बात यहाँ पे देख लो, अभी आ जाएगा, घबराइएगा मत, थोड़ा सब पेशेंस रखिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे मैं जब आऊँगा तो पांचवें नंबर का मतलब है कि इट इज़ डिफाइंड फॉर a system, not for a single particle। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन की जाती है पूरे सिस्टम के लिए, होल सिस्टम के लिए, ना कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए। अब आप सोचेंगे एक पार्टिकल को ले रहा हूँ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं चेक करूंगा, तो नहीं। कणों पे आप नहीं चेक कर सकते। उन कणों के द्वारा बनाए गए कण मिलकर जब एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर आप एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेक कर सकते हैं, ना कि आप सिंगल पार्टिकल पे। इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप तीर धनुष लिए हैं, तो तीर धनुष में ये तीर और धनुष मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। सिंगल आप तीर के अंदर नहीं देख सकते कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या आप ये नहीं बोल सकते कि धनुष के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों मिल के बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है इसके पास। आया समझ में? ये सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे स्प्रिंग वाले में आप देख लीजिए, स्प्रिंग वाले में आप बात करोगे तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग का लोहा होता है तो उसको हम कितना फोर्स दे रहे हैं, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि स्प्रिंग का जो लोहा है उस लोहे के पास कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। उस स्प्रिंग के थ्रू जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब स्प्रिंग के अंदर नीचे लोहा लगा होता है, उस लोहे के ऊपर वो स्प्रिंग वाला लोहा या स्प्रिंग वाला पोर्शन होता है, तो हम उस पूरे के अंदर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ऑलवेज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है, ना कि सिंगल पार्टिकल के लिए। क्लियर है बात? चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यानी जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ऑलवेज पहली बात तो यहाँ पे नीचे लिखा है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ऊपर भी मैंने यही बोला है ना, इससे पहले वाला भी कि हम हमेशा चेंज निकाल लेते हैं। चेंज मतलब यू आई माइनस यू एफ, सॉरी यू एफ माइनस यू आई, है ना, आर पी ई फाइनल माइनस पी ई इनिशियल, ठीक है। और इसी को हम लोग अगर वर्क डन के टर्म में लिखे तो ऑलवेज ये वर्क डन का क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स जो भी लिख लो, इंटरनल फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। इंटरनल फोर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो उसके साथ एडेड है। अब समझो मेरी बात को, इसका मतलब ये होता है, ऑलवेज समझो, इसका मतलब है कि जब मैं बॉडी के अंदर, जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाता हूँ, ये बड़ी बड़ी बात है। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्स इज नथिंग बट कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो जब वो फोर्स उससे कनेक्ट होता है तो उसके इंटरनल पार्टिकल को क्या कर रहा होता है, उसके इंटरनल पार्टिकल को भी मूव करा होता है। यानी वो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो पूरे उसके इंटरनल पार्टिकल पे लग रहा होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब, मतलब सिंपल, एक सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका इंटरनल फोर्स होता है, और जब सिस्टम के बाहर की बात कर रहा होता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। अभी भी नहीं समझ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है, इसको समझो पहले। देखो
जब हम बात कर रहे होते हैं तीर धनुष की, ठीक है ना, तीर धनुष की, तो तीर धनुष यही इंटरनल फोर्स पकड़ने का मतलब समझना। एक मिनट रुकना, कुछ समस्या लग रहा है। तो तीर धनुष को हम पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके क्या बोलते हैं, धागे को खींचते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए एक तीर धनुष ऐसे है और यहाँ पे मान लीजिए ये पहली चीज़ तो ये धनुष है, धनुष के अंदर ये धागा है। मान लेते हैं कि जब हम इस धागे को पुल करते हैं, मतलब तीर चढ़ाते हैं, तीर चढ़ा के हम इस पुल को मतलब इस धागे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचने से क्या हो रहा है, इसके अंदर आप फोर्स लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स से आप क्या कर रहे हो, मतलब खींच रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये धागे के अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इनके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा है। देखिए आप खींचोगे धागे को, खिंचा रहा है धागा, धागा खिंचा रहा है, तो क्या हो रहा है, जब धागा खिंचाएगा तो ये धनुष की मतलब धागा, आप ध्यान दीजिएगा, ये धागा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, धनुष के ऊपर भी। ये धनुष भी मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा, तो उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आते जाएगा। आप जो लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आएगी, इंटरनल फोर्स के कारण आएगी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं डाल सकते। एक्सटर्नल एनर्जी कारण केवल बनता है, लेकिन उसके कारण इंटरनल फोर्स डेवलप होती है, और वो इंटरनल फोर्स उसके अंदर क्या लेके आती है, क्या फिल करती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, या आप सिंपल समझ लो कंजर्वेटिव फोर्स। से ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें भी आप झंझट में मत पड़िएगा। फिलहाल में ये समझते जाइए कि ऑलवेज जो होता है पीई जो होता है वो ऑलवेज वर्क डन के क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, पीई जो होता है वर्क डन के निगेटिव होता है। इसका कारण क्या है, हमको ये जानना जरूरी है कि इसका कारण क्या है। तो कारण एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया चीज़ों को, और ऑब्जर्व करने के कारण ये देखा गया कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलवेज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन के निगेटिव फॉर्म में होती है। सिंपल ये कारण दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी समझ लेंगे क्यों ऐसा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ डिफाइंड फॉर, ये तो समझा ही दिया हूँ मैं, यानी पूरी बात मैंने समझा दी। अब चलिए मैं पकड़ता हूँ और चीज़ों को अब अच्छे से समझता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट या पाथ है, चलो इसको भी छोड़ते हैं, सिंपल समझते हैं। हम लोग दो ऑप्शन लेते हैं। मान लीजिएगा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी चेक कर रहे हैं एबव टू इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए हम लोगों ने एक इनिशियल पॉइंट लिया, वो इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है। इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर हम किसी पॉइंट पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी पे जब मैं जा रहा हूँ तो ये क्या है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट के मैं कहाँ जा रहा हूँ, एबव, यानी ऊपर जा रहा हूँ ना। तो एबव वाले पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। तो जब मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाने का अर्थ क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने का अर्थ क्या होगा कि जब भी मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में, है ना। क्योंकि ग्रेविटी क्या कहती है, ग्रेविटी खींचती है नीचे, हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव है ना। यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, जबकि ये कहाँ लेके आता है, नीचे। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर। तो यानी जो मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पे वर्क डन कैसे डिफाइन करता हूँ मैं। वर्क डन कैसे डिफाइन करूँगा, अगर मैं वर्क डन इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करूँ तो कैसे होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि मान लो मैं अभी इनिशियल पॉइंट पे हूँ, सपोज कर लेता हूँ वो पॉइंट S1 है, या इनिशियल ही रख लो, इनिशियल पॉइंट है। फिर मैं पहुँच गया फाइनल पॉइंट पे, और वर्क डन क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ले रहे हो तो इसलिए यहाँ पे S1 लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो S2, ठीक है ना। तो F इंटू डी एस यही तो होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है। यहाँ पे मैं देखूँ फोर्स कैसी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कैसी है, निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव होगी तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी माइनस एफ जब लिखोगे तो बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं डिफाइन करने के लिए दूँ तो आप डिफाइन नहीं कर लोगे, इजीली डिफाइन कर लोगे। ऐसे समझो कि मान लो यही चीज़ थी, हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला डिफाइन करना चाहें तो नहीं डिफाइन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हाँ या ना। कैसे करेंगे बताइए। काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, वो S1 पॉइंट पे था, अभी कहाँ पे पहुँच गया, S2 पॉइंट पे। हम लोगों ने क्या किया था, कुछ तो नहीं करना है। F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा, मैं डाल दूंगा यहाँ पे S1 S2 S1 S2, यहाँ पे मैं कर लूँगा S1 S2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M इंटू ए इंटू डी एस इज इक्वल टू फिर S1 S2। मैं काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ, फिर वहाँ से आप ये वाला भी कर लेंगे। यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो A इंटू डी एस। अभी भी नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, ये S के फॉर्मेट में है। अगर ये S वाला है, मतलब D के बगल में S है, तो यहाँ भी S वाला ही चाहिए, तो यहाँ पे S वाला है नहीं। तो हमको क्या पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी में अगर मैं यहाँ पे देखूँ डी वी अपॉन डी टी को, तो फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी एम बाहर कर लिया, इधर आ गया मेरे पास डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, देखते हैं हम लोग। अभी भी नहीं हो सकता सर, यहाँ पे अभी भी क्या नहीं आया है, एस नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो फिर दिक्कत होगी। चलो और देख लो, अगर मैं इस डी टी को इधर कर दूँ तो डी वी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है S1 S2, क्योंकि डी एस के फॉर्म में लिया था तो S1 S2 क्लियर है। और डी एस अपॉन डी टी मतलब क्या होता है, v हो जाता है। अरे भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, तो उसकी जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, v, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा S1 S2 इंटू एम बाहर रहेगा, सॉरी m नहीं है, ये w है, w इज इक्वल टू m, यानी क्या हो गया डी वी इंटू वी। पहले कर लो इसको, यानी अब ध्यान देना, अब मेरा कॉन्सेप्ट किस में जा चुका है, वेलोसिटी में। तब मैं इनिशियल पॉइंट में S1 और S2 थोड़ी ना रखूँगा, तब मैं क्या रखूँगा, V1 और V2। तो V1 का मतलब VI लिख लो, सिंपल। 1 का मतलब पहले पोजीशन और 2 का मतलब दूसरा वाला पोजीशन, तो वही मैंने VI और VF कर लिया, तो DV इंटू V हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं देखूँ अगर आ गया हूँ तो DV इंटू V मतलब V इंटू DV हो गया, और ये VI से VF हो गया। अब हमको पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, v है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर उसकी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि अगर मैं x का dx कर रहा हूँ, x का dx कर रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा, ये मान लो x है ना, तो x पे भी जो पावर है, सपोज कर लो n पावर है, तो ये n पावर में एक जुड़ जाएगा और वही जुड़ के पूरा नीचे भी लिखा जाएगा, वही डिनोमिनेटर भी पावर बन जाएगी, ठीक है। सेम तरीका मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो गया, v स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, vi से vf। इस कॉन्सेप्ट को समझते रहना, ये सब तुम लोग को आ रहा होगा। अगर ds लिया है तो S1 S2, जिसके फॉर्मेट में इंटीग्रेट करूंगा वही चीज़ लेना है। वेलोसिटी के फॉर्मेट में इंटीग्रेट करूँ तो वेलोसिटी के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ पे फिर पहुँच गया मैं, तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा, अगर देखूंगा मैं तो W इज इक्वल टू M, एक बार VI और एक बार VF, तो यानी क्या हो जाएगा, एक बार VF का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार VI का स्क्वायर बाई 2, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले इसको रखते हैं यहाँ पे V के जगह पे, फिर एक बार इसको, मतलब नीचे वाले को बाद में, ऊपर वाले को पहले। अब कर लिया तो W इज इक्वल टू बारी बारी इसमें हो जाएगा, तो MVF स्क्वायर बाई 2 माइनस MVI बाई 2, सॉरी M, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, MVI स्क्वायर बाई 2 हो गया, हाँ या ना। फिर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज करिए शुरुआत में बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, तो वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, ये 0 तो पूरा पूरा 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, MVF बाई 2।
का स्क्वायर, यानी बाद में इसके पास कितना रहा होगा वेलोसिटी VF रहा होगा, तो इतने वेलोसिटी पे इतना चल रहा होगा, और यही क्या बन जाता है मेरा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ भी मैं चेंज ही निकालता हूँ, है ना। शुरुआत में देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, शुरुआत में मैंने 0 मान लिया तो मैं बस ऐसे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²/2, लेकिन ये गलत है ना। ऑलवेज हम क्या निकाल रहे थे, चेंज। हम ये मानते हैं कि बॉडी शुरुआत में क्या है, रेस्ट में है, तब जाके हम ये लिखते हैं। यानी जब भी ये फार्मूला लिखा है तो इसका मतलब बॉडी की शुरुआत में क्या है, रेस्ट में। तो देखो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग इसका फार्मूला प्रूफ किया है। शुरुआत में मैंने सिंपल वे में फॉर्म करवा दिया था काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन आपको दिमाग में रखना कि ऐसे ही चीज़ें हो रही होती हैं, टफ है नहीं, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं, ये आप कर लेंगे, इससे दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम पोजीशन को हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ लगाना हो तो हम यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। तो मैंने क्या बात की कि अगर मान लीजिए मैं एबव चल रहा हूँ ए से, मतलब इनिशियल पॉइंट मैंने ये माना है, इनिशियल पॉइंट से एबव चल रहा हूँ मैं, तो उस कंडीशन में मुझे पोटेंशियल एनर्जी अगर एबव पे लेके चल रहा हूँ मैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो, मुझे जो फोर्स होगा, जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के, अच्छा मैं हमेशा ध्यान दो, मैं जब इस मार्कर को उठा रहा हूँ, तो इस मार्कर को उठाने के दौरान मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे फार्मूला रखूँगा तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ धरती पे रखा गया है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लग रहा होगा, हाँ या ना। वो कहाँ की ओर खींच रहा होगा, नीचे की ओर। अब मुझे अगर इसको ऊपर की उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स, यानी ये जितना फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहाँ लेके जा रहा है, नीचे, तो इसको मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर, तो उतना ही फोर्स लगाऊंगा मैं, तब जाके कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आधे से ज़्यादा लोगों के मन में ये प्रॉब्लम या डाउट आने चाहिए कि अगर ये नीचे की ओर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स हो जाएगा बैलेंस, यानी सिस्टम के ऊपर जब दो फोर्सेस लगेंगे और दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस। लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट कितना में लेते हैं, इतना ही लेते हैं। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, हम मानते हैं कि मान लो अगर मैं इसके बराबरी तक पहुँच गया तो हल्का सा भी ज़्यादा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इससे ज़्यादा लगाऊंगा, मतलब हल्का सा भी अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी, यानी ये फोर्स इसको रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ से होता है, तो m इंटू होता है a, और a को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, g में, और g को मैं क्या ले लेता हूँ 9.8। तो अगर मैं 9.8 ले रहा हूँ तब तो जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा एक्सटर्नल वाला, फिर से समझना, इधर सुनो, F एक्सटर्नल जो है वो m इंटू a होगा। मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर करना है, तो वो mg के बराबर होना चाहिए, और g को मैंने अगर 9.8 डाला तो मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना मिलेगा, fg के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, इस एक्सटर्नल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स निकाला हूँ a, और a की जगह पे मैंने क्या डाल दिया 10, क्या डाल दिया 10, तो क्या हो गया, एक्सीलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके कारण हमको लगेगा कि बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सीलरेट कर रही है, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मैं कैलकुलेट करते वक्त उसको, अब देखो जो मैंने ये बताया 420 वाला मैटर है, लेकिन सिंपल मेथड यही लगाते हैं, हम हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स को रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसका कारण है क्योंकि हम हम 9.8 की जगह पे 10 मान लेंगे। आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कैलकुलेशन, मेरा मानना यहाँ पे ये है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है अगर आप बोल रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तो बैलेंस हो जाएगा ये फोर्स, तब तो उठना ही नहीं चाहिए इसको, है ना, यही कारण है। समझ पा रहे हैं क्या मतलब है। तो हम हमेशा जो है इस एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको, मतलब मैं अपने हाथ से उठा रहा हूँ तो मुझे कितना मुझे पता है क्या कि मैं कितना उठा पाऊंगा, लेकिन मुझे आसानी से, अगर मैं चाहूँ तो मैं आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इस एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ इसको मैं किस टर्म में लेके चलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला निगेटिव में रखा जाएगा, अभी आप समझ जाओगे क्यों, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण ही क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चलना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। वर्क डन निगेटिव होगा कहाँ पे, जब मैं ए से बी तक लेके जाऊंगा तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी लगा और ये वर्क डन भी किस में है, माइनस में है, डब्ल्यू जी मतलब
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये माइनस का गुणा माइनस में कर दिया, क्या बच गया प्लस, हो गया कि नहीं हो गया, यानी U इज इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव WG। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्क डन कैसा किया गया, जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो वर्क मेरा क्या होगा निगेटिव, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में लग जाए। दैट मीन्स फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क क्या होगा निगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव। थ्योरम क्या है कि वर्क डन के निगेटिव कौन होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या निकाले हो आप चेंज, क्योंकि इनिशियली देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा जीरो। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से फिर से चाहो तो निकालो भाई, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है डेल्टा यू एफ माइनस यू आई, है ना। इनिशियल मतलब अगर मैं इसको करूँ तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया इसको एच हाइट तक उठाया है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं, पहले 2 मिनट रुकिएगा, फॉर्मूला मैं प्रूफ कर देता हूँ। भाई u इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो रहा है यू एफ माइनस यू आई हो रहा है। अब मैं अगर इसका फॉर्मूला रखूं तो डब्ल्यू एफ, या सिंपल चलो लेके चलते हैं ना यार, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होती है। अब मैं अगर वर्क डन को लिखना चाहूँ तो एफ इंटू एस लिख सकता हूँ, एफ इंटू एस इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी में कौन सी निकालने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छे से देखते जाना, एफ कौन सा लग रहा है सर, एफ अगर मान लो ग्रेविटेशनल वाला है, कैसा है ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, होता है कि नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है mg, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा यानी mg, और s इन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है अगर हाइट के फॉर्म में हो रहा है तो मैं h के जगह पे क्या डाल दूंगा, मतलब s की जगह पे क्या डाल दूंगा h, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी mgh। ये बहुत बेसिक तरीका है ना भाई। हमको क्या चाहिए फोर्स चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा F इंटू एस, भाई वर्क डन होता है, फिर से देखो वर्क डन, और मैं यहाँ पे देखूंगा तो F इंटू एस होगा, F इंटू एस मतलब F की वैल्यू कितनी होगी mg, और हाइट डिस्प्लेसमेंट h के डायरेक्शन में रहा तो PE क्या हो गया मेरा mgh हो गया। और मैं इसी चीज़ को चाहूँ तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। इसमें क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे मैंने कर दिया S1 से S2 तक कर रहा हूँ मैं, या S1 में नहीं चल रहा हूँ मैं, H1 से S2 तक चल रहा हूँ, या HI से HF तक चल रहा हूँ मैं, है ना। तो कुछ भी करूँ मैं, HI HF कर लो, है ना। और वो क्या होता है F इंटू डी एस, सॉरी DH होगा, हो गया। अब मैं यहाँ से बारी बारी क्या करूँ डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूँ सर। यहाँ पे देखो फोर्स को मैं करना चाहूँ तो M इंटू जी कर लूँगा, फोर्स mg हो जाएगा मेरा इंटू DH होगा DH, और ये हो गया HI से लेके HF तक, HI से लेके HF तक, और ये हो जाएगा F इंटू एफ के जगह पे mg डाल दिया क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है DH, ठीक है। एक बात, अब मुझे पता है m भी कांस्टेंट है g भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट होता है, m भी कांस्टेंट ही होता है, तो दोनों को क्या कर लूँगा बाहर, तो अंदर कौन बच जाएगा HI HF, और अंदर कौन बच जाएगा DH। और हमको पता है कि अगर मैं कांस्टेंट का करता हूँ, मान लीजिए 1 इंटू DH आ गया, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं H, है ना। मतलब ऐसे कोई चीज़ है कि केवल dx लिखा गया है इंटीग्रेशन में, तो इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसका मतलब यहाँ से जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास mg, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास h, मतलब इसको हटा के मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ h लिख दूंगा, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक HI से लेके HF तक। अब एक बार पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो mg HF हो जाएगा और माइनस HI हो गया। बारी बारी कर दो, तो बारी बारी कर दोगे तो क्या आएगा देखना, यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बारी बारी कर दूंगा तो mg HF माइनस mg HI, और mg HF का मतलब क्या हो गया सर, ये हो गया आपका UF, और ये क्या हो जाएगा मेरा UI, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में चेंज हो गया क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो ये मेरा क्या हो गया डेल्टा U का मान, हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर से तुम क्या मान लो इनिशियली, मतलब जब इनिशियल पे हूँ तो ग्राउंड लेवल पे हूँ, ग्राउंड लेवल पे मेरा क्या है जीरो है, तब मेरा सिंपल mgh बचेगा। लेकिन इनिशियल अगर जीरो नहीं है, मान लो यहाँ पे हो कुछ हाइट पे हो, तब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन करके कैसे फॉर्मूला लाया जाता है, आपको समझ में आ गया ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस में एम जी एच। एच क्यों लिखा, एच एफ और एच आई वाला कंसेप्ट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इनिशियल पे क्या होगा 0, और जब बी पे जाऊंगा तो एच हाई ट्रेवल कर लिया होगा, है ना, यस आर नो, तो यू इज इक्वल टू एम जी एच होगा, यस आर नो, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब मैं इनिशियल पॉइंट से ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। अब यही कहानी को मैं चेंज करता हूं, मैं एबव की जगह पे क्या कर लूंगा, बिलो, यानी नीचे जाऊंगा, ठीक है, बिलो टू इनिशियल पॉइंट। तो बिलो यानी मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए वाला है, ये मैंने इनिशियल माना हुआ है, और इनिशियल से मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे, यानी बी पे आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ, नीचे, नीचे कितनी हाइट तक, एच हाइट तक, है ना। तो क्या होगा, जब मैं नीचे जाऊँगा तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में काम करूँगा ना, डायरेक्शन में। अब जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में काम करूँगा तो फिर मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी यू जो है, पहली बात तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा, यानी जब मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी चेक करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस वर्क डन, होगा कि नहीं होगा, माइनस वर्क डन जी, है ना। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क जो किया जाता है वो कितना होता है, एम जी एच, होता ही नहीं होता है। और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन अगवा क्या है, निगेटिव। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी रहेगी वो क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जब नीचे जाऊंगा तो माइनस में, ऊपर जाऊंगा तो प्लस में, ठीक है ना। यहाँ से एक बात दिमाग में रखने वाली चीज़ है, उसको नोट करके लिख लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर इनिशियल से नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे जाऊँगा तो वर्क क्या होगा, वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इनिशियल पॉइंट से, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट से मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर, यानी एबव हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे बिलो हूँ मैं, ठीक है, इनिशियल जा रहा हूँ, तो वर्क मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला एम जी एच होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है। और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मॉड में, किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मॉड में, ताकि आपकी कहानी में माइनस और प्लस की कहानी खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। अब माइनस लगा लो, प्लस लगा लो, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे पी को भी किस में डाल दो, मॉड में, यानी अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखूँ तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एम जी एच के बराबर होता है। क्लियर है बात, ये सर नो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।